नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन स्वामी। आज एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूं। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम पढ़ेंगे आज क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उद्देश्य किसे कहते हैं तथा विधेय किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और क्रिया के भेदों के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया शब्द का अर्थ क्या है। क्रिया शब्द का अर्थ होता है किसी कार्य का करना या होना पाया जाना। वाक्य में किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाना ये क्रिया कहलाता है। क्रिया से सदैव कार्य का बोध होता है। क्रिया से सदैव कार्य का बोध होता है। जैसे कि वाक्य दे रखा है कि अनिल आम खाता है। वाक्य है आपके अनिल आम खाता है। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं ना, तो इस वाक्य के अंतर्गत अनिल करता है, क्रिया को करने वाला है, अनिल करता है, जबकि खाना यहाँ पर क्रिया है और आम यहाँ पर कर्म है। अनिल आम खाता है, इसमें अनिल करता है, आम कर्म है तथा खाना यहाँ पर क्रिया है। अब देखिए, क्रिया जो होती है ना वो वाक्य के विधेय भाग के अंतर्गत आती है। क्रिया कौन से भाग के अंतर्गत आती है, क्रिया विधेय भाग के अंतर्गत आती है, जबकि कर्ता जो होता है ना ये वाक्य के उद्देश्य भाग के अंतर्गत आता है। अब देखिए, ये उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं इसके बारे में देखिए। ये जो उद्देश्य और विधेय होते हैं ना ये वाक्य के दो भाग होते हैं। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के दो भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जिसके विषय में, यानी कि कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जबकि विधेय किसे कहते हैं, विधेय उसे कहते हैं वाक्य में उद्देश्य के विषय में, यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ बात कही जाए उस बात को विधेय कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि वाक्य दे रखा है अनिल आम खाता है। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत अनिल आम खाता है, इस वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य कौन है। इस वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य है आपके अनिल। अनिल इस वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य है, क्योंकि इस वाक्य में अनिल के बारे में बातचीत की जा रही है। कर्ता के बारे में अभी यहाँ पर बातचीत की जा रही है, अनिल उद्देश्य है। अब देखिए, जो वाक्य का शेष भाग है आम खाता है, ये विधेय के अंतर्गत आ रहा है। विधेय के अंतर्गत क्यों आ रहा है कि अनिल के विषय में, ये आम खाना बात जो है ये अनिल के विषय में बातचीत की जा रही है। जो कुछ कहा जाए वो विधेय को होता है। तो यहाँ पर आम खाता है ये विधेय है। अब देखिए, हमने बातचीत की थी ऊपर कि भाई क्रिया जो होती है वो विधेय भाग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर खाना क्रिया है, यहाँ पर खाना क्रिया है और ये खाना क्रिया विधेय भाग के अंतर्गत आ रही है। दूसरा वाक्य है सुनील खेलता है। दूसरा वाक्य है सुनील खेलता है। अब इस वाक्य में सुनील के बारे में बातचीत हो रही है, तो सुनील हो गया उद्देश्य, सुनील हो गया उद्देश्य। जबकि शेष वाक्य खेलता है ये हो गया विधेय, क्योंकि उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात कही जाती है वो विधेय होती है। और यहाँ पर सुनील के बारे में ये खेलता है, सुनील के बारे में कहा जा रहा है, तो ये विधेय हो गया। अब देखिए, हमने बातचीत की थी कि भाई क्रिया जो होती है वो विधेय भाग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर खेलना क्रिया है और खेलना क्रिया वाक्य के विधेय भाग के अंतर्गत ही आ रही है यहाँ पर। अब देखिए, अगला हम बातचीत करते हैं क्रिया के मतलब क्रिया तीन प्रकार से बनाई जा सकती है। क्रिया कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तीन प्रकार से बनाई जा सकती है। धातु से, संज्ञा से और विशेषण से।
धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। अब देखिए धातु से क्रिया बनाना, धातु से क्रिया कैसे बनाई जाती है कि धातु शब्द के पीछे प्रत्यय लगा करके धातु से क्रिया हम बना सकते हैं। जैसे कि शब्द है कि भाई धातु दे रखी है पट धातु। अब देखिए पट धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ना क्रिया बन जाती है। धातु दे रखी है पट धातु और पट धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ना क्रिया बन जाती है। और यहाँ पर देखिए अगला दे रखा है कि भाई लिख धातु, लिख धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर लिखना क्रिया बन जाती है। लिख धातु में ना लिखना। अब देखिए हम बातचीत करते हैं संज्ञा से क्रिया बनाना। संज्ञा से क्रिया कैसे बनती है कि संज्ञा शब्द के आगे यानी संज्ञा शब्द के पीछे, संज्ञा शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ने पर संज्ञा की क्रिया बन जाती है। जैसे कि हाथ संज्ञा शब्द में आ वे ना जोड़ने पर हथियाना क्रिया शब्द बन जाता है। हाथ संज्ञा शब्द में आ वे ना जोड़ने पर हथियाना क्रिया शब्द बन जाता है। खेल, खेल संज्ञा शब्द में ना जोड़ने पर खेलना क्रिया शब्द बन जाता है। यहाँ पर देखिए अगला हम बातचीत करते हैं विशेषण से क्रिया बनाना। विशेषण से क्रिया भी उसी तरह से बनती है कि भाई विशेषण शब्द के पीछे प्रत्यय लग जाने से क्रिया शब्द बन जाता है। जैसे कि चिकना विशेषण शब्द है और इस चिकना विशेषण शब्द में आ वे ना प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द क्रिया शब्द बनता है? चिकनाना। चिकना विशेषण शब्द में आ वे ना प्रत्यय जोड़ने पर चिकनाना क्रिया शब्द बनता है। अब देखिए अगला हम बातचीत करते हैं धातु किसे कहते हैं। तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। जो क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। अब देखिए धातु के साथ में ना प्रत्यय जोड़ने से सामान्य क्रिया की रचना होती है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि भाई धातु के साथ में ना प्रत्यय जोड़ने से सामान्य क्रिया की रचना होती है। जैसे कि पट धातु है। अब देखिए पट प्लस ना तो पढ़ना हो गया। लिख धातु के अंतर्गत ना प्रत्यय जोड़ने पर लिखना हो गया। अब देखिए आगे हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं किस किस आधार पर। तो सबसे पहले हम क्रिया के भेदों के अंतर्गत कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जबकि अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं अकर्मक क्रिया के। उसमें पहला स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरा भेद की हम बातचीत करते हैं तो दूसरा भेद है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया और तीसरा भेद है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तीसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब देखिए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। हम क्रिया के पहले भेद की कर्म के आधार पर पहले भेद की बातचीत करेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा ये होती है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की उपस्थिति होती है, यानी कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में कर्म का होना आवश्यक है। कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है। इस क्रिया सकर्मक क्रिया में कर्म होना उपस्थित होना जरूरी है और इसके बिना भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है। और इसकी परिभाषा ये है कि भाई क्रिया का फल जो होता है ना वो कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। अब देखिए अगले हम बातचीत करते हैं सकर्मक अथवा अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने। हम सकर्मक अथवा अकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका ये है कि वाक्य में क्या से प्रश्न पूछ करके हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं कि भाई वाक्य में उपस्थित क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं,
इसका पता लगाने के लिए हम वाक्य के अनुसार क्या से प्रश्न पूछ सकते हैं, वाक्य के अनुसार हम क्या से प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब देखिए, उस प्रश्न के उत्तर में अपेक्षित क्रम की प्राप्ति होती है तो वे क्रिया सकर्मक है, और उत्तर में अपेक्षित क्रम की प्राप्ति नहीं होती है तो वे क्रिया अकर्मक है। यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए क्या से प्रश्न पूछा है, क्या से प्रश्न पूछा, सही जवाब आता है और क्रम की प्राप्ति होती है ना, तो फिर वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। और उत्तर में अगर क्रम की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, बिना क्रम के क्रिया जो होती है ना, वो सकर्मक क्रिया नहीं होती है। वाक्य के अंतर्गत आगे हम बातचीत करते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है कि राम आम खाता है। अब देखिए, इस वाक्य में कैसे हम पहचानेंगे कि भाई ये वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक। तो वही बात हम इसमें क्या से प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए, आम शब्द यहाँ पर कर्म है और खाना यहाँ पर क्रिया है। तो अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत पता लगा सकते हैं सकर्मक क्रिया। मान लीजिए प्रश्न पूछा कि राम क्या खाता है, कि राम आम खाता है, तो स्पष्ट जवाब आ रहा है ना कि भाई कर्म की प्राप्ति हो रही है कि राम आम खाता है, तो फिर यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए, अगला बात है चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत जो है ना, ये उड़ना एक क्रिया है, उड़ना यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत एक क्रिया है, जबकि इस वाक्य में जो है ना वो कर्म अनुपस्थित है, कर्म उपस्थित नहीं है। यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य के अंतर्गत उड़ना क्रिया है और यहाँ पर कर्म अनुपस्थित है। इसलिए ये वाक्य जो है ना, ये वाक्य आपके अकर्मक क्रिया का है, क्योंकि क्या से प्रश्न पूछने पर स्पष्ट कर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पर कर्म अनुपस्थित है। अब देखिए, आगे हम बातचीत करते हैं। नाव चल रही है, उदाहरण है नाव चल रही है। अब देखिए, इसमें चलना क्रिया है, इस वाक्य के अंतर्गत चलना यहाँ पर क्रिया है, जबकि इस वाक्य में कर्म जो है वो उपस्थित नहीं है। क्रिया कौन सी है यहाँ पर, चलना, और इस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए ये हो गई अकर्मक क्रिया। हमने बातचीत की नहीं, क्या से प्रश्न पूछने पर स्पष्ट रूप से उत्तर के रूप में कर्म की प्राप्ति हो तो सकर्मक होती है। अब यहाँ पर कर्म की प्राप्ति हो ही नहीं रही है। मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा नाव चल रही है, तो प्रश्न पूछ लिया कि भाई नाव क्या रही है, अब इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्म अनुपस्थित है। अगला वाक्य देख लीजिए, मुकेश किताब पढ़ता है, मुकेश किताब पढ़ता है। यहाँ पर किताब शब्द वो कर्म है, जबकि पढ़ना शब्द यहाँ पर क्रिया है। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत कर्म उपस्थित है, वाक्य के अंतर्गत यहाँ पर जो है ना ये कर्म उपस्थित है, इसलिए ये क्रिया हो गई यहाँ पर सकर्मक क्रिया, ये यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गई। प्रश्न पूछा वाक्य मुकेश किताब पढ़ता है। अब इस वाक्य के अंतर्गत कर्म, किताब कर्म शब्द है, तो यहाँ पर कर्म उपस्थित है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया के उपभेद, सकर्मक क्रिया के उपभेद के बारे में हम बातचीत करते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ये भी कर्म के आधार पर है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए, एक कर्मक क्रिया किससे कहते हैं, एक कर्मक क्रिया उससे कहते हैं कि वाक्य में केवल एक ही कर्म की उपस्थिति हो, वहां एक कर्मक क्रिया होती है। वाक्य में केवल एक ही कर्म की उपस्थिति हो, वहां एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे कि वाक्य दे रखा है कि गीता वीणा बजाती है। अब देखिए, यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत वीणा शब्द जो है ना ये कर्म है, और इस वाक्य में एक ही कर्म उपस्थित है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया यहाँ पर होगी। वीणा शब्द यहाँ पर एक कर्मक क्रिया होगा। अब देखिए, दूसरा वाक्य दे रखा, अजय किताब पढ़ता है, अजय
किताब पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य के अंतर्गत किताब शब्द ये कर्म है और इस वाक्य में एक ही कर्म उपस्थित है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। अगली बातचीत करते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि द्विकर्मक क्रिया उसे कहते हैं कि जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों की उपस्थिति रहती हो। जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म उपस्थित रहते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तेरा कहना कि जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों की अपेक्षा रहती हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं ना। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म उपस्थित। जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों की अपेक्षा रहती हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म उपस्थित हो, ध्यान रखना, क्रिया के साथ दो कर्म उपस्थित हो तथा उन दोनों कर्मों में से एक भी कर्म वाक्य से हट जाए तो वाक्य का अपेक्षित अर्थ नहीं निकलता है। यह ध्यान रखना। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि क्रिया के साथ सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों की उपस्थिति रहती हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं ना। और दोनों कर्मों में से अगर एक भी कर्म वाक्य से अनुपस्थित हो जाए ना तो फिर कोई अर्थ नहीं निकलता है वाक्य का। अब देखिए इन दोनों कर्मों में से द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत इन दोनों कर्मों में से एक कर्म जो होता है ना वो सजीव तथा दूसरा कर्म निर्जीव यानी कि प्राणीवाचक होता है। अब देखिए निर्जीव या पदार्थ का बोध कराने वाला जो कर्म होता है ना उसको मुख्य कर्म कहा जाता है। द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत निर्जीव या पदार्थ का बोध कराने वाला कर्म को मुख्य कर्म कहते हैं तथा सजीव या प्राणीवाचक कर्म को क्या कहते हैं? गौण कर्म कहते हैं। अब देखिए वाक्य दे रखा है कि अध्यापक ने सुनीता को किताब दी। वाक्य है यहाँ पर आपके, अध्यापक ने सुनीता को किताब दी। अब देखिए इस वाक्य के अंतर्गत जो अध्यापक ने सुनीता को किताब दी, अब इस वाक्य के अंतर्गत दो कर्म उपस्थित है। तो इसमें देखिए किताब शब्द ये आपके पदार्थ बोधक यानी कि निर्जीव कर्म है। किताब शब्द यहाँ पर पदार्थ बोधक या निर्जीव कर्म है या फिर इस कर्म को क्या कह सकते हैं? गौण कर्म क्या मुख्य कर्म भी कहा जा सकता है। अध्यापक ने सुनीता को किताब दी। इस वाक्य के अंतर्गत दो कर्म उपस्थित है। पहला कर्म हम बातचीत करते हैं किताब, तो किताब यहाँ पर पदार्थ बोधक या निर्जीव कर्म है, जबकि सुनीता जो है ना ये यहाँ पर प्राणीवाचक या सजीव या गौण कर्म है। मैंने यहाँ पर किताब के आगे गौण कर्म गलत लिख दिया, मिस्टेक हो गई है, लेकिन यहाँ पर होगा मुख्य कर्म होगा किताब शब्द के आगे। एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि भाई इस वाक्य के अंतर्गत अध्यापक ने सुनीता को किताब दी। इस वाक्य के अंतर्गत किताब शब्द पदार्थ बोधक या निर्जीव कर्म है यानी कि मुख्य कर्म है, जबकि सुनीता शब्द जो है ना ये प्राणीवाचक या गौण कर्म है तथा अध्यापक शब्द यहाँ पर कर्ता है। अध्यापक शब्द यहाँ पर कर्ता है तथा देना शब्द जो है ना ये क्रिया है। अब देखिए दूसरा वाक्य है कि मैं आपको एक खेल दिखाता हूँ। वाक्य दे रखा मैं आपको एक खेल दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो खेल शब्द है ना वो निर्जीव कर्म है। यहाँ पर जो खेल शब्द है वो कौन सा कर्म है? निर्जीव कर्म है यानी कि मुख्य कर्म, जबकि आपको शब्द जो है ना यहाँ पर आपको शब्द इस वाक्य के अंतर्गत जो है ना ये सजीव कर्म है यानी कि प्राणीवाचक यानी कि गौण कर्म है। आपको शब्द इस वाक्य के अंतर्गत सजीव या गौण कर्म है। अब देखिए मैं शब्द यहाँ पर बातचीत करता है ना, इस मैं शब्द की, इससे मैं शब्द की बातचीत करते हैं। इस वाक्य के अंतर्गत मैं शब्द जो है ना ये कर्ता है
और दिखाना शब्द यहाँ पर क्रिया है। दिखाना शब्द यहाँ पर क्या है? क्रिया। वापिस बोल देता हूँ कि मैं आपको एक खेल दिखाता हूँ। इस वाक्य के अंतर्गत जो खेल शब्द है वो निर्जीव कर्म या मुख्य कर्म है, और आपको शब्द जो है ये आपके सजीव कर्म या गौण कर्म है, तथा यहाँ पर करता है मैं शब्द यहाँ पर करता है, और दिखाना क्रिया। अब देखिए वाक्य दे रखा है, राम ने सीता को 100 रुपए दिया। इस वाक्य के अंतर्गत राम करता है और 100 रुपए जो है ना यहाँ पर मुख्य कर्म है, अर्थात निर्जीव कर्म है। निर्जीव कर्म या पदार्थ बोधक या मुख्य कर्म यहाँ पर 100 रुपए है। पदार्थ बोधक निर्जीव या मुख्य कर्म यहाँ पर 100 रुपए है, जबकि सीता शब्द जो है ना यहाँ पर गौण कर्म या सजीव कर्म है, प्राणीवाचक है। सीता शब्द गौण कर्म या प्राणीवाचक या सजीव है, और देना यहाँ पर क्रिया है। एक बार फिर से आपको इस वाक्य में स्पष्ट कर देता हूँ। राम ने सीता को 100 रुपए दिए। इस वाक्य में राम करता है और 100 रुपए पदार्थ बोधक या निर्जीव या मुख्य कर्म है, तथा सीता जो है ना ये सजीव या गौण कर्म है, और देना क्रिया है। यहाँ पर क्रिया शब्द है देना शब्द, यहाँ पर क्रिया शब्द है देना शब्द।